जम्मू कश्मीर के आप सभी लोगों को और आप सबसे नरेंद्र मोदी का वायदा है। मैं यहां विकास को रुकने नहीं दूंगा। यहां के नौजवानों को सपने पूरा करने से कोई भी बाधा अगर रुकावट बनती है तो उस बाधा को पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग। इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। जैसे अभी आपने जो अनब्रेकिंग पर हमारा ये देख रहे हैं, उन्होंने क्लिप देखी कि कैसे प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर या कश्मीर के युवाओं को कह रहे हैं कि उनके सपनों को पूरा करने में अगर कोई बाधा बनेगा तो उसे सबसे पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा। और उन्होंने बहुत साफ शब्दों में, जो उनकी आदत भी है, वो दरअसल सामूहिक चीजों में भरोसा नहीं करते हैं, वो इंडिविजुअल में भरोसा करते हैं और मोदी में भरोसा करते हैं। इसलिए उन्होंने ये कहा कि मोदी ऐसा नहीं होने देगा। तो सबसे पहले मैं पहले इसी पर बात करते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज जो बोला वहां पर, वो ठीक है, क्या योजनाएं सरकार की 11 साल में चल रही हैं और किस तरह से क्या चीजें हुई, लेकिन चूंकि वो पहली बार जम्मू कश्मीर गए थे, कश्मीर नहीं गए, वो जम्मू कश्मीर पहली बार गए थे और कटरा में थे। कटरा जो माता वैष्णो देवी का दरबार है, उनके चरणों वाला कस्बा है, उस कस्बे की आबादी करीब 14-15 हजार के आसपास है। और जितने लोग कटरा में रहते हैं वो सारे लोग किसी न किसी तरह से जो वहां का जो बिजनेस है वो माता वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ है। या तो होटल और लॉज और इस तरह की चीजें हैं, या फिर प्रसाद और खाना वाना, ये सारी चीजें, तो उससे जुड़ा हुआ है। अब वहां रेलवे स्टेशन हो गया, बड़ा रेलवे स्टेशन हो गया है, श्रीनगर के लिए ट्रेन की शुरुआत कर दी गई है। तो अब हो सकता है कि वहां बिजनेस और बढ़े, फैले। और अभी भी जो ट्रेनें जा रही थी तो कटरा तक जा रही थी, और कटरा तक जाने दरअसल एक और दिक्कत कि वहां टूरिस्ट की जगह अधिकतर तीर्थयात्री जाते हैं, जो कटरा में गए, माता रानी का दर्शन किया और दर्शन करके वहां से वापस हो लिए। और या फिर कुछ थोड़े बहुत ऐसे भी हुए जो पटनी टॉप तक गए या जम्मू में रुक गए और जम्मू की बाजार देख ली, वो सब कर लिया। तो ये रहता है वहां का अधिकतर। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 7वां रोड शो प्रधानमंत्री मोदी का था 22 मई के बाद से। 22 मई के बाद से 7वां रोड शो जो कटरा में था, और कटरा में जो रोड शो दिखाई दिया, उस रोड शो में भारतीय जनता पार्टी के झंडे दिखाई दे रहे थे, उसमें तिरंगा कम दिखाई दिया। तो इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने उस रोड शो का आयोजन किया होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री बाद में भाषण में भी अपने एनडीए सरकार, अपनी सरकार, 11 साल की सरकार, इसकी ही बात कर रहे थे। जबकि वहां पर उमर अब्दुल्ला भी थे। उमर अब्दुल्ला जो इंडिया गठबंधन की सरकार के मुख्यमंत्री हैं। उमर अब्दुल्ला जो इससे पहले, जब भारतीय जनता पार्टी के साथ 370 हटाए जाने से पहले पीडीपी की जो सरकारें बनी थी, एक मुफ्ती मोहम्मद सईद के साथ, फिर महबूबा मुफ्ती के साथ, उन सरकारों से पहले वाले चुनाव में उमर अब्दुल्ला ही वहां के मुख्यमंत्री थे। लेकिन प्रधानमंत्री ने एनडीए 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 और अपनी 11 साल की सरकार, इसी की बात की। वो प्रधानमंत्री के तौर पर बोलते हुए दिखते ही नहीं है कहीं। वो हमेशा एक पार्टी के नेता के तौर पर दिखते हैं। और इसीलिए पिछले दिनों हमने एक कहना भी शुरू कर दिया था कि भाजपा के शीर्ष नेता। खैर एनीवे, जम्मू कश्मीर में गए हैं तो वहां प्रधानमंत्री के तौर पर उनको, और चूंकि वो सरकारी कार्यक्रम था, एक सवाल जो मैं 5 सवाल पूछने वाला हूं, उससे पहले एक सवाल बोनस का पूछ लेते हैं कि ये जो रोड शो था, इसका आयोजन किसने किया? क्या इसका आयोजन जम्मू कश्मीर की सरकार ने किया? माता वैष्णो देवी ट्रस्ट जो है उसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया?
वहां के कटरा के नागरिक संगठनों ने किया या केंद्र सरकार ने किया? और इस रोड शो का आयोजन किस बात के लिए हुआ? किस बात के लिए प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर अभिनंदन किया गया? क्या प्रधानमंत्री मोदी पहली बार गए? क्या प्रधानमंत्री मोदी ने कोई इतना बड़ा कोई कोई चीज हासिल की है, कोई उपलब्धि हासिल की है जिसके चलते कटरा के लोग उनका अभिनंदन सड़क के किनारे खड़े होकर के करना चाहते थे और इस वजह से उन्होंने रोड शो का आयोजन किया और प्रधानमंत्री से कहा कि आप आइए और हम लोगों को दर्शन देते हुए निकलिए? मैं दूर चूक सवाल इसलिए, एक कड़ा सवाल लग सकता है। बात यह है कि जब देश मुश्किलों में गुजर रहा है उस समय प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, उस समय प्रधानमंत्री जनसभाएं कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं और विपक्षी दलों को निशाने पर ले रहे हैं। यहां पर भी जिस कार्यक्रम में वो आए, जिस ट्रेन को हरी झंडी दिखानी थी और जो रेल लाइन है कटरा से श्रीनगर, उस रेल लाइन पे कुछ बहुत ही मतलब सिविल इंजीनियरिंग के एक तरह से जबरदस्त उदाहरण के तौर पर बने हुए ब्रिजेज हैं जिनका उद्घाटन भी इसी के साथ हुआ। लेकिन वो जो पूरा प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट पिछले 11 साल का प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इसकी कोई जरूरत नहीं समझी कि इस प्रोजेक्ट को कंसीव किया तक गया था नरसिम्हा राव के समय, अटल बिहारी वाजपेयी के समय इसमें प्रगति आई और काम शुरू हुआ। मुझे याद है अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे उस समय जम्मू से उधमपुर लाइन का ट्रायल रन हुआ था और जम्मू से उधमपुर की लाइन नहीं बनती, उधमपुर से कटरा की लाइन नहीं बनती तो क्या आज ये दिन देखने को मिलता? तो सारी सरकारों का योगदान रहा, लेकिन प्रधानमंत्री ने उनका जिक्र तक करना जरूरी नहीं समझा। जैसा आपने अभी सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा मोदी उन क्या है उन बाधाओं को पहला मोदी का सामना करना पड़ेगा। अरे मोदी क्या है भाई? आप इस देश के प्रधानमंत्री हैं। 545 जो भी सांसद हैं उन सांसदों में से एक हैं। उन सांसदों ने आपको चुना है, उनकी ताकत आपके पास है, देश की ताकत आपके पास है। और अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते, अगर मान लीजिए इन्हीं नरेंद्र मोदी जी का नाम कुछ और होता, XYZ होता, तब भी तो वही ताकत होती, या नरेंद्र मोदी की जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता तब भी वही ताकत होती। तो दरअसल जो ये बात कही जाती है, जो प्रधानमंत्री मोदी खासतौर पे कहते हैं, उसमें एक अहम दिखता है, एक तरह से ऑटोक्रेटिक एक बिहेवियर दिखता है, एक ये दिखता है मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। और यही वो वजह है जिसकी वजह से, एक वजह ये है जिसकी वजह से वो विपक्ष को कुछ नहीं समझते, वो पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते। तो ये चीजें अब प्रधानमंत्री ने अपने भाषण के आखिर में बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। उन्होंने पहले तो ये कहा कि आज 6 जून है, ठीक एक माह पहले 6 मई की रात पाकिस्तान के आतंकियों पर कयामत बरसी थी। अब कभी भी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा तो उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। बरसों की मेहनत से बनी आतंकी इमारतें कुछ ही मिनट में खंडहर में बदल गई थी। और इसके बाद फिर जो चीजें उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के जो बातें कही कि हमारी सेना के शौर्य का उन्होंने बखान किया, बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद वो आए कि ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सेनाओं ने मेक इन इंडिया पर, देश का मेक इन इंडिया पर भरोसा है और हमारी सेनाओं ने जो शौर्य का प्रदर्शन किया है वो आत्मनिर्भर भारत की ताकत का प्रदर्शन है। और फिर दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है। सेनाओं ने जो कर दिखाया, मिशन मैन्युफैक्चरिंग
सेनाओं ने जो कर दिखाया उसके पीछे कहीं ना कहीं मेक इन इंडिया थी। वो शौर्य जो था, उस शौर्य की तारीफ की उन्होंने और फिर कहा मिशन मैन्युफैक्चरिंग हमने शुरू किया है और जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा आइए हम इस मिशन का हिस्सा बने और अपने सपने पूरे कीजिए। अब जब उन्होंने कहा कश्मीर के युवाओं, एक बात और कही उन्होंने, दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम शामिल हो, ये कोशिश करनी है। हम एक और संकल्प लेना चाहते हैं, जो सामान भारत में बना हो सबसे पहले उसे ही खरीदें। बाजार में मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद से विकसित भारत बनाना है, विकसित जम्मू कश्मीर बनाना है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि विकसित भारत बनाना है, विकसित जम्मू कश्मीर बनाना है और मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है। और साथ में जम्मू कश्मीर के युवाओं का, खास तौर पर उनका देश से मैं बात कहना चाहता हूं और कश्मीर के युवाओं को कहना चाहता हूं कि अपने सपने पूरे करने के लिए आगे बढ़िए। तो मेरा पहला सवाल ये कि 22 अप्रैल को जब पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरी युवाओं, कश्मीरी ट्रेडरों, कश्मीरी छात्रों को निशाने पर क्यों लिया जाने लगा? और जब ये सब किया जा रहा था तो क्या केंद्र की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी ने, जैसे उन्होंने कहा कि कोई भी बाधा आएगी उसे पहले मोदी का सामना करना पड़ेगा, क्या ऐसे लोग जो कश्मीरियों को निशाना बना रहे थे उनको मोदी का सामना करना पड़ा? क्या मोदी उनके सामने खड़े हो गए ढाल बनकर के कश्मीरियों की? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं और यह उदाहरण है बंगाल के भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता सुवेंदु अधिकारी का ट्वीट। सुवेंदु अधिकारी ने 24 अप्रैल को, यानी 22 को अटैक हुआ, 23 और 24, सुवेंदु अधिकारी ने जो ट्वीट किया, उन्होंने दरअसल 2 लोगों का बताया कि ये 2 लोग हैं जो कश्मीरी हैं और ये एक जगह पर रह रहे हैं। उसका पता उन्होंने ट्वीट में लिखा और ये कहा कि दे हैव इंस्टॉल्ड अ नैनो बीम 2AC compact and high performance wireless network bridge at the rooftop. It's designed to provide efficient and reliable solution for high speed long distance wireless connectivity. I would request DGP West Bengal Police, NIA India to look into it and find out whether any suspicious activity is going on. और इन्होंने पूरा पता दे रखा था, फ्लैट नंबर 1F ब्लॉक 2 निरंजन अपार्टमेंट, KM रॉय चौधरी रोड, बिसाइड रास मठ पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन, बरुईपुर, पिन कोड 700144। अब ये जब ट्वीट आया, इस ट्वीट के बाद पुलिस ने इसका जवाब दिया और पुलिस ने जवाब क्या दिया उसको भी एक बार देख लिया जाना चाहिए। पुलिस ने कहा कि एन इंफॉर्मेशन वाज ब्रॉट टू आवर नोटिस थ्रू एन एक्स पोस्ट दिस आफ्टरनून ड्राइंग अटेंशन टू 2 individuals ostensibly from Kashmir living at an address in Baruipur with a high performance wireless network system installed at the rooftop. और पुलिस ने अपने इस ट्वीट में कहा है कि इसमें मध्य प्रदेश के लोग निकले, एक हिंदू है, एक मुसलमान है, और जो ये हाई परफॉर्मेंस सिस्टम की बात की गई, ये जियो का जो ब्रॉडबैंड की छतरी होती है वो लगी हुई है। मैं दरअसल इसलिए ये बात उठा रहा हूं कि ये जो कश्मीरी नहीं निकले वो लोग, लेकिन अगर वो कश्मीरी होते, कश्मीरी नहीं भी हैं, तो जिस तरह का माहौल पूरे देश में राइट विंगर्स ने बनाया था, जिस तरह से कई जगहों पर कश्मीरी छात्रों को जो मकान लेकर के रह रहे थे, रूम लेकर के रह रहे थे, उनको रूम छोड़ने पर मजबूर किया गया,
हॉस्टल्स में उनको परेशान किया गया, उत्तराखंड में जिस तरह की घटनाएं हुई, कई और जगह घटनाएं हुई, इन सब के चलते जम्मू कश्मीर की सरकार को अपने मंत्रियों को ऐसे राज्यों में भेजना पड़ा जिन राज्यों में कश्मीरी छात्रों या कश्मीरी ट्रेडर्स या युवाओं के खिलाफ इस तरह की घटनाएं हो रही थी। उस समय मुझे नहीं याद पड़ता, या किसी को याद हो तो वो हमें बताए, कि क्या केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, प्रधानमंत्री ने 24 तारीख को प्रधानमंत्री ने मधुबनी से एक जनसभा के जरिए देश को भी एड्रेस किया था, पाकिस्तान को भी एड्रेस किया था, दुनिया को भी एड्रेस किया था। क्या उन्होंने एक लफ्ज भी इस बात पर बोला कि कश्मीरी छात्रों, कश्मीरी युवाओं, कश्मीरी ट्रेडर्स को जो लोग निशाना बना रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं, उनसे उन राज्यों की पुलिस कड़ाई से निपटे? क्या ऐसी कोई बात कही गई? क्या गृह मंत्रालय की तरफ से ऐसे निर्देश जारी किए गए? क्या राज्य सरकारों से केंद्र ने इस तरह की कोई बात कही? क्या भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने अपने यहां की पुलिस को ऐसे कोई निर्देश जारी किए कि जो भी कश्मीरी छात्रों को, कश्मीरी युवाओं को, कश्मीरी ट्रेडर्स को परेशान करता हुआ नजर आए, कोई भी ऐसी चीज नजर आए, उनके साथ कड़ाई से निपटा जाना चाहिए? मुझे ध्यान में नहीं आता कहीं भी ऐसी कोई बात कही गई। तो पहली बात तो ये, जो प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि हम हर बाधा के सामने मोदी खड़ा मिलेगा, हर बाधा को मोदी का सामना करना पड़ेगा, तो अगर इस तरह का माहौल रहेगा तो कौन कश्मीरी युवा इस हिस्से में आकर के अपनी जान जोखिम में डालेगा? क्यों उसे उतना सुरक्षित माहौल नहीं मिल रहा है जितना सुरक्षित बाकी लोगों को मिलता है? तो पहला सवाल तो ये हुआ कि भाई कश्मीरी युवा किसकी गारंटी पर आए? प्रधानमंत्री और उनकी पार्टी तो इस तरह कोई गारंटी दे नहीं पा रही, और उनकी पार्टी के नेता तो इस तरह की बात करते हैं, तो किसकी गारंटी? दूसरा सवाल आत्मनिर्भरता को लेकर के है, जो उन्होंने कहा कि फौज जो है वो डिफेंस इकोसिस्टम की सब जगह चरता है और ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। अभी पिछले दिनों, एक हफ्ते पहले करीब, हमारे एयरफोर्स चीफ, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब सीआईआई की बिजनेस समिट में बोल रहे थे। सुन लिया जाए एक बार। एक बार इनको सुन लिया जाए। Be some recognition. Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved? While signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just sign the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है. Obviously, then the process gets initiated. तो आपने सुना कि हमारे एयर चीफ मार्शल क्या बोल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि अभी तक एक भी प्रोजेक्ट टाइम से डिलीवर नहीं हुआ है। तो ये कैसा आत्मनिर्भर भारत है जिसमें हमारे एयर चीफ मार्शल को ये बोलना पड़े, और उसके बाद प्रधानमंत्री कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में खड़े होकर ये बोले कि आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखा दी भारत ने। और उनका कहना है कि एक भी प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ है। इससे पहले एयर चीफ मार्शल जनवरी के महीने में भी ये बात कह चुके हैं तेजस को लेकर के कि एचएएल ने जो कमिट किया था मार्च 2021 में कि मार्च 2024 में डिलीवरी शुरू हो जाएगी, एंड आज की डेट तक वो डिलीवरी शुरू नहीं हुई। ये बात भी वो कह चुके हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो आप कह रहे हैं आत्मनिर्भर भारत की ताकत, और एयर चीफ मार्शल कह रहे हैं एक भी प्रोजेक्ट टाइम पर डिलीवर नहीं हुआ,
तो दोनों में कोई एक तो झूठ बोल रहा है, कोई एक तो झूठ बोल रहा है। कौन झूठ बोल रहा है ये आप लोग तय करिए। तो ये हुआ हमारा दूसरा सवाल। और ये बताएं प्रधानमंत्री, क्या हमारे एयर चीफ मार्शल इज ही लाइंग? वो बहानेबाजी कर रहे हैं? तीसरा सवाल, मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया दरअसल 2014 में जब शुरू किया गया था, उस समय जो टारगेट्स रखे गए थे कि 2022 तक हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो हिस्सेदारी जीडीपी में है दैट विल बिकम 25%, लेकिन 2022 में उतनी नहीं हुई। तो ये कहा गया 2025 तक होगी, लेकिन 2025 में भी बढ़ने की जगह जो पहले शेयर हुआ करता था मैन्युफैक्चरिंग का, उससे कम हो गया। ये मेक इन इंडिया है। और मेक इन इंडिया ये है कि आज प्रधानमंत्री को ये भी कहना पड़ता है छोटी आंखों वाले गणेश जी का बहिष्कार करिए। उनको ये कहना पड़ता है कि विदेशी चीजों का बहिष्कार करिए। उनको शायद उनकी गवर्नमेंट को 7,500 आइटम्स चाइना से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें वॉकिंग स्टिक, बच्चों के खिलौने, झालर, इस तरह की चीजें शामिल हैं। ये क्या मेक इन इंडिया यही है कि हम ये सब भी बाहर से मंगाएंगे? और इसे कौन ये करेगा कि भाई इसको मंगाना नहीं है, अपने देश में बनाना है, उसके लिए माहौल देना है। लेकिन जहां एक तरफ मेक इन इंडिया की बात की जाती है, वहीं मेक इन इंडिया को सक्सेस बनाने वाले जो एमएसएमईज हैं, उन एमएसएमईज के लिए मुश्किलें खड़ी की जाती हैं। चाहे वो नोटबंदी हो और चाहे वो जीएसटी हो या और चीजों। तो ये रहा तीसरा सवाल, क्या वाकई मेक इन इंडिया सक्सेस है? या और दूसरी तरफ मैं आपको बार बार बताता हूं कि चाइना ने 2015 में मेड इन चाइना शुरू किया था। उन्होंने जो चीजें शुरू की थी, जो टारगेट्स रखे थे, ईच एंड एवरी टारगेट इज अचीव्ड। 25% उन्होंने रखा था, 25% कर देंगे मैन्युफैक्चरिंग, वो 25% से ज्यादा हिस्सा हो गया। उन्होंने कहा था कि 18-20 सेक्टर्स का नाम लिया था, इन सेक्टर्स में या उन कंपनियों का नाम लिया था, ये कंपनियां या तो लीडिंग कंपनियां बनेंगी या फिर जो लीडिंग कंपनियां हैं उनको चैलेंज कर रही होंगी। तो एआई में, सेमीकंडक्टर्स में, सोलर पैनल्स में, ईवी में, इन सब में, बहुत सारे में तो लीडिंग कंपनियां हो गई। बीवाईडी लीडिंग है, ऐसे और भी कई लीडिंग कंपनियां हैं, और जो लीडिंग नहीं है वो नंबर 1 टॉप कंपनी को चैलेंज करती हुई नजर आ रही है। और यही नहीं, दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की हिस्सेदारी 30% से ज्यादा है। कुछ लोग 37% कहते हैं, कुछ 45% कहते हैं, कुछ 39% कहते हैं, कुछ 32% कहते हैं। लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि टोटल ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में चाइना की हिस्सेदारी 30+% हो, मोर देन 30%, और हमारी कितनी है? 2.9%, समथिंग अराउंड 2.9। तो मेक इन इंडिया कैसे सफल हुआ? कैसे हम कह सकते हैं कि ये सफल है? देन चौथा सवाल है कि पाकिस्तान, जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर कयामत बरसी थी और जब भी ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनेगा उसे अपनी शर्मनाक शिकस्त याद आएगी। हमने 7 प्रतिनिधिमंडल दुनिया में भेजे यही बात कहने के लिए कि पाकिस्तान को हमने बिल्कुल सबक सिखा दिया है। पाकिस्तान जो है वो आतंकवाद का अड्डा है। पूरी दुनिया को उसे आतंक के अड्डे के तौर पर देखना चाहिए, आतंक के आका के तौर पर देखना चाहिए, आतंक के पोषक के तौर पर देखना चाहिए, और पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए खतरा है। भारत में जो आतंकी हमले होते हैं पाकिस्तान कराता है, और वो आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेनिंग पाते हैं, पाकिस्तान में पाले पोसे जाते हैं। लेकिन क्या ऐसा हो, ये चीजें दुनिया ने मानी? मैं आपको बताऊं, जब ये 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, जिस समय
ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उस समय आईएमएफ ने पाकिस्तान को 2.4 या 2.6 बिलियन डॉलर का पैकेज ओके किया। 25 देशों के बोर्ड ने यह तय किया कि नहीं, पाकिस्तान को यह पैसा मिलना चाहिए। भारत कह रहा था कि पाकिस्तान ये पैसा आतंकवादियों पर खर्च करता है, लेकिन किसी ने भारत की बात नहीं मानी। उसके बाद वर्ल्ड बैंक से 40 बिलियन डॉलर क्लियर हुए, उसके बाद एडीबी से 800 मिलियन डॉलर क्लियर हुए। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो याद करेगा। पाकिस्तान को यूएन में एंटी टेरर एक पैनल की को चेयर मिली है और तालिबान को लेकर एक पैनल, उसकी चेयरमैनशिप मिली है। और हम कहते हैं कि पाकिस्तान कांपा हुआ है। हम यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस में हमारा क्लाउड इतना नहीं है कि एक वीटो पावर इस पर वीटो कर देती कि पाकिस्तान कैसे इसको चेयर कर सकता है, जो खुद आतंकवाद का पोषक है। लेकिन किसी ने ये वीटो नहीं किया। और चौथा सवाल कि मैन्युफैक्चरिंग मिशन शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री ने कहा, और मैन्युफैक्चरिंग मिशन मैन्युफैक्चरिंग कुछ नहीं है, सिर्फ मेक इन इंडिया को नए पैकेज में तैयार कर दिया गया है। और जो टारगेट पहले रखा गया था 2014 में, 2022 के लिए, 2025 के लिए, वो टारगेट अब 2047 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। यानी जो काम हम पिछले दिनों 10 साल में करने जा रहे थे, अब वो 22 साल का हमारे लिए टारगेट हो गया है। क्या प्रधानमंत्री जवाब देंगे 10 साल का टारगेट 22 साल कैसे हो गया? यानी कुल मिला के 32 साल, कुल मिलाकर 32 साल। तो क्या प्रधानमंत्री इसका जवाब देंगे? और सबसे बड़ा सवाल, और वो सवाल राहुल गांधी ने फिर उठाया है आज। मैं छोटी सी क्लिप ही दिखाऊंगा। नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर। तो ये जो बात आ रही है नरेंद्र सरेंडर, इस पर प्रधानमंत्री को मुंह खोलना चाहिए और उनको कहना चाहिए। और आज तो बहुत अच्छी जगह पर वो थे, वहां से उनको ट्रंप को बताना चाहिए था। ट्रंप 11 बार ये बात कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में उनकी भूमिका रही है और दुनिया को एक बड़ी कैटास्ट्रॉफी से उन्होंने बचा लिया है। कल उन्होंने पुतिन के साथ टेलीफोन में ये बात कही। और पुतिन रूस के राष्ट्रपति, रूस हमारा, अगर हम किसी देश को, हमारे यहां लोगों से पूछा जाए कि हमारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है, कोई देश, ऑल वेदर फ्रेंड कौन है, तो लोगों के जुबान पर रूस का ही नाम आएगा। लेकिन हम रूस को भी खोते जा रहे हैं। रूस ने दरअसल ट्रंप जो नरेशन दे रहे हैं उस नरेशन को मान रहा है। रूस की गवर्नमेंट ने यह बात कही है कि ट्रंप के प्रयासों से साउथ एशिया में लड़ाई रुक गई, बड़ी बड़ी एक भयावह स्थिति बचते बचते रह गई। और प्रधानमंत्री मोदी इस पर कुछ नहीं बोल रहे। प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं कहते हैं कि ट्रंप झूठ बोल रहा है? लेकिन यह जरूर कहते हैं कि पाकिस्तान कांप जाएगा। जो कांपने को तैयार नहीं है और जिसका क्लाउड बढ़ता जा रहा है, जो पाकिस्तान आज से 1.5 महीने 2 महीने पहले कहीं जिसका नाम नहीं था, जिसको लेकर के जिसकी कोई चर्चा अपने देश में नहीं होती थी, दुनिया में भी बहुत चर्चा नहीं होती, चर्चा इस बात को लेकर के थी कि वो फेल्ड स्टेट है, उनकी इकोनॉमी फेल कर गई है, वो कटोरा लिए खड़े हुए हैं। लेकिन आज उनके पास हर जगह से बिलियन डॉलर्स आ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक दे रहा, आईएमएफ दे रहा, एडीबी दे रहा, चाइना दे रहा, रशिया दे रहा, हर तरफ से आ रहे हैं और उसको रुतबेदार पोस्ट मिल रही है। और इंडिया की बात कोई सुन नहीं रहा। इंडिया के प्रतिनिधिमंडल गाना गा रहे हैं, बजा रहे हैं, बढ़िया पिकनिक मना रहे हैं,
और लौट के आ गए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं कहते हैं ट्रंप को कि जनाब झूठ मत बोलो। जनाब तो वो नहीं कहेंगे, श्रीमान जी कहेंगे, क्योंकि उनके हिसाब से तो भाषा भी हिंदू मुसलमान हो जाती है, तो इसलिए शायद वो इस तरह से बोलते नहीं है। जनाब कहने में थोड़ा, वो कश्मीर भी जाते हैं तो जनाब नहीं बोलते हैं, जबकि वहां की आम बोलचाल की भाषा में श्रीमान जी नहीं बोला जाता है, जनाब ही बोला जाता है। और एक सवाल और बोनस में पूछ लेते हैं, जब सवाल पूछ रहे हैं तो वो ये कि प्रधानमंत्री श्रीनगर में जाकर के उन्होंने क्यों नहीं इस ट्रेन को झंडी दिखाई। ये सवाल है। अगर वो श्रीनगर में जाकर के झंडी दिखाते वंदे भारत को तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाता। चलिए, तो आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।